दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आर एस स्टोरीज 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का नॉवेल द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड का अगला भाग। खिड़की पर हुई घटना। एक रविवार की बात है। मिस्टर अटरसन और मिस्टर एनफील्ड हमेशा की तरह सैर पर निकले थे। चलते चलते वे फिर से उसी गली में आ पहुंचे जहां वह रहस्यमयी दरवाज़ा था। दोनों वहाँ रुक गए। एनफील्ड ने कहा, खैर चलो कम से कम उस कहानी का तो अंत हो गया। अब हमें मिस्टर हाइट दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। अटर्सन ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे भी यही उम्मीद है। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि जब मैंने उसे देखा था तो मुझे उससे कितनी नफरत महसूस हुई थी। एनफील्ड बोले, उसे देखकर नफरत ना हुई तो मुमकिन ही नहीं था। वैसे तुम्हें लगा होगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो ये नहीं जान पाया कि यह दरवाज़ा डॉक्टर जैगल के घर का ही पिछला रास्ता है। वो तो तुम्हारी बातों से मुझे बाद में समझ आया। अटर्सन ने सुझाव दिया, अच्छा तो तुम्हें पता चल गया। देखो, हम इस आंगन के अंदर जाकर खिड़कियों की तरफ देख सकते हैं। सच तो यह है कि मुझे बेचारे जैकल की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है कि एक दोस्त को सामने देखकर शायद उसे थोड़ा अच्छा लगे। आंगन में बहुत ठंड और नमी थी। ऊपर आसमान में सूरज डूब रहा था, लेकिन नीचे आंगन में शाम का अंधेरा जल्दी छाने लगा था। वहाँ 3 खिड़कियाँ थीं, जिसमें से बीच वाली आधी खुली थी। अटरसन ने देखा कि डॉक्टर जैकल ठीक उसी खिड़की के पास बैठे हैं। उनका चेहरा किसी बेबस कैदी की तरह बेहद उदास और निराशा से भरा हुआ था। वे बस बाहर की ताज़ा हवा लेने की कोशिश कर रहे थे। अटरसन ने उसे देखते ही आवाज़ दी, अरे जैकिल, उम्मीद है तुम ठीक होगे। डॉक्टर ने बहुत ही मायूसी भरी आवाज़ में जवाब दिया, मेरी हालत बहुत ख़राब है अटरसन, बहुत ख़राब। बस भगवान का शुक्र है कि अब ये तकलीफ़ ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। अटरसन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा घर के अंदर रहने लगे हो, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। देखो, मैं और मेरे भाई एनफील्ड भी तो टहल रहे हैं। चलो अपनी टोपी उठाओ और हमारे साथ थोड़ी देर घूमने चलो। जैकिल ने एक ठंडी आह भरी और कहा, तुम बहुत अच्छे हो अटरसन। मेरा बहुत मन है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मुझ में अब हिम्मत नहीं बची। पर तुम्हें यहाँ देखकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें ऊपर बुलाना चाहता था, पर यह जगह अभी मिलने लायक नहीं है। अटरसन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तो फिर हम यहीं नीचे खड़े होकर तुमसे बातें करते हैं। मैं भी यही कहने वाला था, डॉक्टर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन तभी अचानक उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह खौफ और बेबसी के ऐसे भयानक भाव आ गए कि नीचे खड़े अटरसन और एनफील्ड का खून जम गया। उन्होंने बस एक झलक देखी और खिड़की झटके से बंद हो गई। वो एक पल का नज़ारा ही उन्हें डराने के लिए काफ़ी था। वे दोनों बिना एक शब्द बोले चुपचाप उस आंगन से बाहर निकल आए। जब वे मुख्य सड़क पर पहुंचे जहाँ थोड़ी बहुत चहल पहल थी, तब अटरसन ने एनफील्ड की तरफ देखा। दोनों के चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। अटरसन ने कांपती आवाज़ में बस इतना कहा, हे भगवान हमें माफ़ कर देना, भगवान हमें माफ़ कर देना। एनफील्ड ने कुछ नहीं कहा, बस गंभीरता से सिर हिलाया। दोनों फिर से सन्नाटे में आगे बढ़ गए। अगला दृश्य, आखिरी रात। एक शाम खाना खाने के बाद मिस्टर अटरसन अपनी अंगीठी के पास आराम से बैठे थे। तभी अचानक नौकर पूल वहां पहुंचा। उसे इस वक्त देखकर अटरसन दंग रह गए। हे भगवान पूल, तुम यहाँ इस समय? अटरसन चिल्लाए। फिर उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब क्यों है? क्या डॉक्टर जैकिल बीमार है? पूल ने घबराते हुए कहा, मिस्टर अटरसन, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वकील अटरसन ने उसे शांत करने की कोशिश की। बैठ जाओ, पहले ये एक गिलास वाइन पियो, अब आराम से बताओ कि बात क्या है और तुम मुझसे क्या चाहते हो। फूल ने जवाब दिया, सर, आप तो जानते ही हैं कि डॉक्टर का व्यवहार कैसा है और वे कैसे खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं। वो फिर से अपनी लैब के कमरे में बंद हो गए। सर, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माफ़ करना सर, पर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अटर्सन ने गंभीरता से पूछा, साफ साफ बताओ पूल, तुम्हें आखिर किस बात का डर है? पूल ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं पिछले एक हफ्ते से खौफ में जी रहा हूँ और अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। पूल के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह कितना डरा हुआ है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब से उसने अपने डर के बारे में बताना शुरू किया था, उसने एक बार भी वकील हटरसन की आंखों में नहीं देखा था। वह शराब का गिलास हाथ में लिए वैसे ही बैठा रहा, उसकी नज़रें ज़मीन के एक कोने पर टिकी थी। उसने फिर वही बात दोहराई, सर, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हटरसन ने उसे सहारा देते हुए कहा, फूल, हिम्मत रखो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास डरने की कोई बड़ी वजह होगी। मुझे लगता है कि मामला वाकई बहुत गंभीर है। मुझे खुलकर बताओ कि आखिर बात क्या है। फूल ने दबी और फटी हुई आवाज़ में कहा, सर, मुझे लगता है कि वहाँ कोई साजिश हुई है। यह सुनकर वकील अटरसन डर और गुस्से के मारे चिल्ला पड़े, साजिश? ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारा मतलब क्या है? फूल ने जवाब दिया, सर, मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। क्या आप मेरे साथ डॉक्टर जैकिल के घर चलेंगे? मैं चाहता हूँ आप खुद अपनी आंखों से सब देख लें। अटरसन ने बिना कुछ कहे तुरंत अपनी टोपी और कोट उठाया और चलने के लिए तैयार हो गए। उन्हें इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि जिस शराब को पूल ने हाथ तक नहीं लगाया था, उसे मेज़ पर छोड़ते हुए उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दिया, जैसे अटरसन का साथ मिलना ही उसके लिए सबसे बड़ी राहत हो।
मार्च की वह रात बहुत ठंडी और तूफानी थी। आसमान में चांदनी तो थी, पर तेज़ हवाओं के कारण सब कुछ धुंधला और डरावना लग रहा था। हवा इतनी तेज़ थी कि आपस में बात करना भी मुश्किल था। सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी थीं। अटरसन ने लंदन को इतना वीरान पहले कभी नहीं देखा था। उस समय उनके मन में किसी अनहोनी का इतना डर था कि वे चाह रहे थे कि काश रास्ते में कोई और इंसान दिख जाए, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। जब वे चौक यानी स्क्वायर पहुंचे तो तेज़ हवा के झोंके और उड़ती हुई धूल ने उनका स्वागत किया। बगीचे के सूखे पेड़ लोहे की रेलिंग से टकराकर अजीब आवाज़ें कर रहे थे। पूल, जो पूरे रास्ते अटरसन से 2 कदम आगे चल रहा था, अचानक फुटपाथ के बीच में रुक गया। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद उसने अपनी टोपी उतारी और लाल रुमाल से अपना माथा पोंछा। वो पसीना मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि खौफ और बेचैनी की वजह से निकल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने डरे हुए स्वर में कहा, जी सर, हम पहुंच गए। ईश्वर करे कि अंदर सब ठीक हो। अटरसन ने गंभीरता से जवाब दिया, आमीन, ईश्वर ऐसे ही करे। पूल पूल ने बहुत सावधानी से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा जंजीर से बंधा हुआ था, जिसे अंदर से थोड़ा सा खोलकर एक आवाज़ आई, पूल, क्या तुम हो? पूल ने जवाब दिया, हाँ, घबराओ नहीं, दरवाज़ा खोलो। अटरसन जब अंदर पहुंचे तो देखा कि पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था और अंगीठी में आग तेजी से जल रही थी। घर के सारे नौकर चाकर वहीं जमा थे। वे सब डर के मारे भेड़ों की तरह एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। अटरसन को देखते ही नौकरानी फूट फूट कर रोने लगी और रसोइया चिल्लाई, हे भगवान, ये तो मिस्टर अटरसन है! और खुशी और डर के मारे उनकी ओर दौड़ पड़ी। अटरसन को यह सब बड़ा अजीब लगा। उन्होंने चिढ़कर पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पूल ने बीच में कहा, सर, ये सब डरे हुए हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी नौकरानी के रोने की आवाज़ तेज़ हुई। पूल ने उसे झिड़कते हुए कहा, चुप हो जाओ। उसकी अपनी आवाज़ में भी घबराहट साफ झलक रही थी। जब लड़की ज़ोर से रोई तो सब चौंक गए और डर कर अंदर वाले दरवाजे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें वहाँ से किसी के आने का डर हो। फिर पूल ने काम करने वाले लड़के से एक मोमबत्ती ली और अटरसन से कहा, मेरे पीछे आइए, अब हमें यह मामला यही निपटाना होगा। वह अटरसन को पीछे के बगीचे की तरफ ले गया। पूल ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, अब आप बिल्कुल धीरे चलिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब कुछ सुने, लेकिन आपकी आवाज़ अंदर नहीं जानी चाहिए। और सुनिए सर, अगर वो आपको अंदर बुलाए तो किसी भी कीमत पर अंदर मत जाइएगा। पूल की इन रहस्यमयी बातों ने अटरसन को इतना डरा दिया कि वे लगभग लड़खड़ा गए। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत बटोरी और पूल के पीछे पीछे प्रयोगशाला की इमारत के अंदर चले गए। वे बक्सों और बोतलों से भरे उस कमरे से गुजरे जहाँ ऑपरेशन होते थे और फिर सीढ़ियों के पास पहुँचे। पूल ने अटरसन को एक कोने में छिपकर सुनने का इशारा किया। फिर उसने मोमबत्ती नीचे रखी, अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, जिस पर लाल कपड़ा मड़ा हुआ था। पूल ने ज़ोर से आवाज़ दी, सर, मिस्टर अटरसन आपसे मिलने आए। ये कहते हुए उसने एक बार फिर अटरसन को इशारा किया कि वह अंदर से आने वाली आवाज़ को बहुत ध्यान से सुने। अंदर से एक आवाज़ आई, उसे बता दो कि मैं किसी से नहीं मिल सकता। उस आवाज़ में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और शिकायत थी। पूल ने मानो अपनी बात सच साबित होने के एहसास के साथ कहा, जी शुक्रिया सर। फिर उसने अपनी मोमबत्ती उठाई और अटरसन को वापस नीचे ले आया। वे आंगन पार करके बड़ी रसोई में वापस आ गए। वहाँ अंगीठी की आग बुझ चुकी थी और फर्श पर सन्नाटा था। पूल ने सीधे अटरसन की आंखों में देखते हुए पूछा, सर, सच बताइए, क्या वो मेरे मालिक की आवाज़ थी? अटरसन का चेहरा पीला पड़ गया था। फिर भी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, आवाज़ काफ़ी बदली हुई लग रही थी। पूल ने तड़प कर कहा, बदली हुई? सर, मैं 20 साल से इस घर में सेवा कर रहा हूँ। क्या मैं अपने मालिक की आवाज़ नहीं पहचानूंगा? नहीं सर, मेरे मालिक तो 8 दिन पहले ही मर चुके हैं, जब आखिरी बार हमने उन्हें भगवान को पुकारते हुए सुना था। अब उनकी जगह उस कमरे में कौन छिपा बैठा और क्यों, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हे भगवान! अटरसन ने अपनी उंगली चबाते हुए यानी घबराहट में कहा, पूल, तुम्हारी कहानी बहुत अजीब और अविश्वसनीय है। अगर मान लें कि डॉक्टर की हत्या हो गई है तो कातिल अभी तक कमरे के अंदर क्यों बैठा रहेगा? ये बात गले नहीं उतरती। पूल ने जवाब दिया, सर, आपको यकीन दिलाना मुश्किल है, पर मेरी बात सुनिए। पिछले 1 हफ्ते से वो चीज़ जो उस कमरे के अंदर है, किसी खास दवा के लिए दिन रात तड़प रही है। पहले डॉक्टर सर अक्सर कागज़ पर लिखकर अपना ऑर्डर सीढ़ियों पर फेंक देते थे। इस पूरे हफ्ते हमें बस वही कागज़ मिले। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, यहाँ तक कि खाना भी दरवाजे के बाहर तब छोड़ना पड़ता है जब कोई देख ना रहा हो। हर दिन मेरे पास 2-3 बार दवाइयाँ खरीदने के ऑर्डर आते हैं। मैं शहर के हर बड़े दवा विक्रेता के पास गया, लेकिन हर बार जब मैं दवा लाता तो अंदर से एक और पर्चा आता कि यह दवा शुद्ध नहीं है, इसे वापस करो और दूसरी कंपनी से लाओ। सर, उसे इस दवा की बहुत सख्त ज़रूरत है। अटरसन ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई कागज़ है? पूल ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। अटरसन ने मोमबत्ती की रोशनी में उसे पढ़ा। उस नोट में लिखा था, डॉक्टर जैकिल, मैसर्स माओ,
यानी दवा कंपनी को सूचित करते हैं कि आपकी भेजी हुई दवा का नमूना अशुद्ध है और मेरे काम का नहीं है। साल 18 में मैंने आपसे काफ़ी मात्रा में एक पदार्थ खरीदा था। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी दुकान में पूरी सावधानी से खोजें और अगर उसी पुराने स्टॉक की दवा बची हो तो उसे तुरंत भेज दें। पैसे की चिंता ना करें। डॉक्टर जैकिल के लिए ये दवा शब्दों से परे महत्वपूर्ण है। चिट्ठी यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन आखिरी लाइन में लेखक की घबराहट साफ दिख रही थी। वहाँ लिखा था, भगवान के लिए मुझे वही पुरानी दवा कहीं से भी ढूंढ कर दीजिए। अटर्सन ने कहा, ये बहुत ही अजीब नोट है। फिर उन्होंने पूछा, पूल, ये तुम्हारे पास खुला हुआ कैसे है? पूल ने जवाब दिया, सर, माओ कंपनी का आदमी बहुत गुस्से में था। उसने ये कहते हुए मेरे मुंह पर दे मारा कि उनके पास ऐसी कोई गंदगी नहीं है। अटर्सन ने फिर गौर से देखते हुए पूछा, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि ये डॉक्टर जैकिल की लिखावट है? पूल ने थोड़ा चिढ़कर कहा, सर, लिखावट वैसी ही दिखती है, लेकिन अब लिखावट से क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। उसे देखा? किसे? अटर्सन ने चौंक कर पूछा। फूल बोला, यही तो बात है सर। मैं अचानक बगीचे से होकर लैब में घुस गया। शायद वो कमरे से बाहर निकलकर बक्सों में कोई दवा ढूंढ रहा था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उसने मेरी तरफ देखा, एक चीख मारी और फ़ौरन ऊपर वाले कमरे की तरफ भाग गया। मैं उसे बस एक पल के लिए देखा, पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सर, अगर वो मेरे मालिक थे तो उन्होंने चेहरे पर नकाब क्यों पहना था? अगर वो मेरे मालिक थे तो मुझे देखकर चूहे की तरह क्यों चिल्लाए और भागने क्यों लगे? मैंने उनकी बरसों सेवा की है, वे मुझसे क्यों डरेंगे? फूल ने इतना कहकर खौफ के मारे अपना चेहरा हाथों से पोंछा। मिस्टर अटरसन ने कहा, फूल, ये सारी बातें अजीब तो हैं, पर मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ कि माजरा क्या है। तुम्हारे मालिक शायद किसी ऐसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए जो इंसान का चेहरा और आवाज़ दोनों बदल देती है। इसलिए उनकी आवाज़ अलग लग रही है। इसलिए वे नकाब पहनकर दोस्तों से छिप रहे हैं, और शायद इसलिए वे उस खास दवा के लिए इतने बेचैन हैं, ताकि वे फिर से ठीक हो सके। ये बात दुखद ज़रूर है, पर यही सबसे सही और स्वाभाविक लगती है। हमें फालतू का डर पालने की ज़रूरत नहीं है। फूल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुड़कर कहा, सर, वो चीज़ जो मैंने देखी, वो मेरे मालिक नहीं थे। यही सच है। मेरे मालिक लंबे चौड़े और कदकाठी वाले इंसान है, लेकिन वो जो खड़ा था वो तो किसी बौने जैसा लग रहा था। अटरसन ने उसे टोकना चाहा, पर फूल चिल्ला पड़ा, ओ सर, क्या आपको लगता है कि 20 साल बाद भी मैं अपने मालिक को नहीं पहचानूंगा? मुझे अच्छे से पता है कि खड़े होने पर उनका सिर दरवाजे के किस हिस्से तक पहुंचता है। नहीं सर, वो नकाबपोश जो भी था, डॉक्टर जैकिल तो बिल्कुल नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ खून हुआ है। अटरसन ने गंभीरता से कहा, फूल, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो अब सच जानना मेरा फ़र्ज़ है। मैं नहीं चाहता कि जैकिल को बुरा लगे, और ये नोट भी कह रहा है कि वे ज़िंदा हैं। फिर भी अब मैं उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाऊंगा। फूल खुशी से बोला, सर, अब आपने असली बात कही है। अटरसन ने पूछा, लेकिन यह काम करेगा कौन? क्या तुम मेरा साथ दोगे? फूल ने निडर होकर जवाब दिया, जी सर, आप और मैं मिलकर ये काम करेंगे। अटरसन ने कहा, ठीक है, और चाहे जो भी नतीजा हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई आँच नहीं आने दूंगा। फूल ने सुझाव दिया, लैब में कुल्हाड़ी रखी है, और आप चाहें तो रसोई से लोहे की छड़ यानी पोकर उठा लीजिए। अटरसन ने भारी पोकर को हाथ में लेकर तौला और फूल से पूछा, फूल, क्या तुम जानते हो कि हम दोनों खुद को कितने बड़े खतरे में डाल रहे हैं? फूल ने जवाब दिया, जी सर, मैं जानता हूँ। अटरसन बोले, तो फिर हमें खुलकर बात करनी चाहिए। हम दोनों के मन में जो है वो साफ कह देते हैं। वो नकाबपोश आदमी जिसे तुमने देखा, क्या तुमने उसे पहचाना? फूल ने कहा, सर, वो इतनी फुर्ती से भागा कि मैं पक्का तो नहीं कह सकता, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो मिस्टर हाइड ही था। उसका कद वैसे ही छोटा था और वो बिल्कुल उसी की तरह तेज़ी से चलता था, और वैसे भी लैब की चाबी उसी के पास थी। सर, क्या आप कभी उस मिस्टर हाइड से मिले? अटरसन ने कहा, हाँ, एक बार मेरी उससे बात हुई थी। फूल बोला, तो आप जानते होंगे कि उस आदमी में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे देखते ही हड्डियों में एक अजीब सी ठंडी सनसनी दौड़ जाती थी। अटरसन ने हाँ भर कर कहा, हाँ, मैंने भी बिल्कुल वैसे ही महसूस किया था। फूल ने आगे बताया, सर, जब वो बंदर जैसी दिखने वाली चीज़ रसायनों के बीच से कूद कर कमरे में भागी तो मेरा खून जम गया। मैं जानता हूँ कि मेरी ये बातें कानून के लिए सबूत नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो मिस्टर हाइड ही है। अटरसन ने गंभीर होकर कहा, हाँ, मुझे भी यही डर है। मुझे यकीन है कि हमारे दोस्त हैरी यानी जैकल की हत्या हो चुकी है और उसका कातिल अभी उसी कमरे में छिपा बैठा है। अब हम इस मामले को ख़त्म करके ही दम लेंगे। जाओ, ब्रेड शॉ को बुलाओ। जब नौ का ब्रेड शो आया तो वह डर के मारे पीला पड़ा हुआ था। अटरसन ने उसे ढांढस बताया, खुद को संभालो, आज हम इस रहस्य को ख़त्म करने वाले हैं। मैं और पुल दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाएंगे। अंदर कुछ गलत हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम और वह दूसरा लड़का डंडे लेकर लैब के पिछले दरवाजे पर पहरा दो, ताकि कातिल भाग ना सके। तुम्हारे पास अपनी जगह पहुंचने के लिए 10 मिनट हैं। ब्रेड शो के जाते ही अटरसन ने अपनी घड़ी देखी और कहा, चलो पुल, अब हमारी बारी है। उन्होंने लोहे की छड़ यानी पोकर संभाली और आंगन की ओर चल दिए। आसमान में बादलों ने चांद को ढक लिया था, जिससे चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया।
हवा के झोंके उनकी मोमबत्ती की रोशनी को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, जब तक कि वे लैब के उस पुराने कमरे तक नहीं पहुंच गए। वहां वे दोनों छिपकर बिल्कुल चुपचाप इंतजार करने लगे। दूर लंदन शहर के शोर की हल्की आवाज़ आ रही थी, लेकिन उनके पास खौफनाक सन्नाटा था। उस सन्नाटे के बीच केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, ऊपर के कमरे में किसी के लगातार चलने की आहट। फूल ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, यह आवाज़ दिन रात ऐसे ही चलती रहती है। बस जब दवा की कोई नई खेप आती है तभी ये थोड़ी देर के लिए रुकती है। सच तो यह है सर कि जिसका ज़मीर गंदा होता है उसे कभी चैन की नींद नहीं आती। इसके हर कदम की आहट में खून की बू आ रही है। आप ज़रा ध्यान से सुनिए सर, क्या ये कदम आपको हमारे डॉक्टर सर के लगते हैं? वे कदम हल्के और अजीब से थे। उसमें एक तरह की फुर्ती थी, लेकिन वे भारी नहीं थे। वे डॉक्टर जैकिल के उन भारी और मजबूत कदमों से बिल्कुल अलग थे जिन्हें अटरसन सालों से पहचानते थे। अटरसन ने दुख भरी आह भरी। उन्होंने पूछा, क्या चलने के अलावा वहाँ से कभी कोई और आवाज़ आती है? फूल ने सिर हिलाया और कहा, एक बार मैंने उसे रोते हुए सुना था। रोते हुए? कैसे? अटरसन को अचानक अपनी हड्डियों में कपकपी महसूस हुई। फूल बोला, सर, वो किसी औरत या किसी तड़पती हुई आत्मा की तरह रो रहा था। उसे सुनकर मेरा दिल इतना भरा है कि मेरा भी रोने का मन करने लगा। अब 10 मिनट पूरे हो चुके थे, समय खत्म हो चुका था। फूल ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और वार करने के लिए तैयार हो गया। अटरसन और फूल ने मोमबत्ती को एक मेज़ पर रख दिया ताकि उन्हें रोशनी मिलती रहे। वे अपनी सांसें रोककर सीढ़ियों के पास पहुंचे। ऊपर अब भी उन कदमों की आहट आ रही थी। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अटरसन ने ज़ोर से आवाज़ दी, जैकिल, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो एक पल रुके, पर कोई जवाब नहीं आया। अटरसन फिर चिल्लाए, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, हमें तुम पर शक है और मुझे तुमसे मिलना ही होगा। अगर तुम सीधे तरीके से दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं इसे ज़बरदस्ती तोड़ दूंगा। अंदर से एक आवाज़ आई, अटरसन, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। अटरसन चीख पड़े, ये जैकिल की आवाज़ नहीं है, ये तो हाइड है। मारो कुल्हाड़ी। फूल ने कुल्हाड़ी घुमाकर पूरे ज़ोर से दरवाजे पर वार किया। पूरी इमारत हिल गई। उस लाल कपड़े वाले दरवाजे से किसी जानवर जैसी भयानक चीख सुनाई दी। कुल्हाड़ी दूसरी बार चली, फिर तीसरी बार। लकड़ी मजबूत थी, पर हमला उससे भी तेज़ था। पांचवें बार में ताला टूट गया और दरवाजे के पर खच्चे उड़कर कालीन पर जा गिरे। धमाके के बाद अचानक सन्नाटा छा गया। अटरसन और पूल डर के मारे थोड़ा पीछे हटे और फिर कांपते हुए अंदर झांका। उनके सामने जो कमरा था वो बिल्कुल शांत दिख रहा था। लैंप जल रहा था, चूल्हे में आग धीरे धीरे चटक रही थी और चाय की केतली से भाप निकल रही थी। दराजें खुली थीं और मेज़ पर कागज़ सलीके से रखे हुए थे। अगर उन रसायनों वाली बोतलों को छोड़ दें तो वह लंदन का सबसे साधारण और शांत कमरा लग रहा था। कमरे के ठीक बीचों बीच एक आदमी का शरीर पड़ा था जो दर्द से मुड़ा हुआ था और आखिरी बार फड़फड़ा रहा था। अटरसन और पूल दबे पांव उसके पास पहुंचे और उसे पलट कर देखा। वह एडवर्ड हाइट था। उसने अपने शरीर से कहीं ज़्यादा बड़े कपड़े पहन रखे थे, जो डॉक्टर जैकिल के थे। उसके चेहरे की नसें अभी भी हिल रही थीं, लेकिन उसकी जान निकल चुकी थी। उसके हाथ में एक कुचली हुई शीशी थी और हवा में जहर की तेज़ गंध फैली थी। अटरसन तुरंत समझ गए कि हाइट ने आत्महत्या कर लिया। अटरसन ने भारी आवाज़ में कहा, पूल, हम बहुत देर कर चुके हैं। न हम इसे बचा सके न सज़ा दे सके। हाइट को उसके कर्मों का फल मिल गया। अब हमें बस तुम्हारे मालिक यानी डॉक्टर जैकिल की लाश ढूंढनी है। उन्होंने पूरी इमारत का कोना कोना छान मारा। वे लैब के बड़े हॉल में गए, अंधेरी कोठरियों को देखा और तहखाने तक पहुंचे। लेकिन हर जगह दरवाज़ों पर जमी धूल और मकड़ी के जालों की मोटी परत यह बता रही थी कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। डॉक्टर जैकिल का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। ना वे जिंदा मिले, ना ही उनकी लाश। फूल ने ज़मीन पर पैर पटकते हुए कहा, सर, उन्होंने मालिक को कहीं यहीं दफन कर दिया होगा। अटरसन ने कहा, या शायद वो भाग गया हो। ये सोचकर वे गली की तरफ खुलने वाले पिछले दरवाजे की जांच करने गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था और पास ही ज़मीन पर एक चाबी पड़ी थी जिस पर जंग लगा हुआ था। अटरसन ने कहा, यह चाबी तो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुई लगती। पुल चिल्लाकर बोला, इस्तेमाल कैसे होगी सर? ज़रा गौर से देखिए, ये चाबी तो टूटी हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे गुस्से में पैर से कुचल दिया। अटरसन ने देखा कि चाबी के टुकड़ों पर भी जंग लगा था। दोनों एक दूसरे को डर और हैरानी से देखने लगे। अटरसन ने कहा, पुल, ये सब मेरी समझ से बाहर है। चलो वापस ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, शायद वहाँ कोई जवाब मिल जाए। वे दोनों चुपचाप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए और बीच बीच में ज़मीन पर पड़े हुए शव को डरी हुई नज़रों से देखते रहे। उन्होंने कमरे की चीज़ों की बारीकी से जांच शुरू की। एक मेज़ पर रसायनों के निशान थे और कांच की कटोरियों में सफ़ेद नमक जैसे पाउडर के ढेर लगे थे। ऐसा लगता था जैसे वह आदमी कोई प्रयोग करने ही वाला था, पर मौत ने उसे रोक दिया। फूल ने उन ढेरों को देखकर कहा, सर, यही वो दवा है जिसे लेने के लिए मुझे बार बार शहर भेजता था। तभी अचानक केतली से उबलता पानी बाहर गिरने लगा, जिससे वे दोनों चौंक गए। वे चूल्हे के पास पहुंचे जहाँ एक आराम कुर्सी सजी हुई थी। बगल में चाय का सामान रखा था और कप में चीनी भी डली थी।
वहीं पास में एक किताब खुली पड़ी थी। अटरसन ये देखकर दंग रह गए कि वह धर्म से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी किताब थी जिसकी जैकिल हमेशा तारीफ करते थे। लेकिन अब उस किताब के पन्नों पर जैकिल की ही लिखावट में भगवान और धर्म के खिलाफ बहुत ही गंदी और चौंकाने वाली बातें लिखी हुई थी। पूरे कमरे में पूरे कमरे को देखते हुए एक बड़े शीशे यानी आईने के सामने पहुंचे। उन्होंने डरते हुए उसमें झांका, पर आईना इस तरह झुका हुआ था कि उन्हें सिर्फ छत की रोशनी, अलमारियों पर पड़ती आग की लपटें और अपने खुद के डरे हुए और पीले चेहरे दिखाई दिए। पूल ने फुसफुसाते हुए कहा, सर, इस शीशे ने बहुत ही अजीब और भयानक चीज़ें देखी होंगी। अटरसन ने भी दबी आवाज़ में कहा, सच में, इससे ज़्यादा अजीब कुछ नहीं हो सकता। पर आखिर जैकिल को इस कमरे में इतने बड़े शीशे की ज़रूरत क्या थी? इतना कहते ही अटरसन खुद अपनी बात पर डर गए। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पूल ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद वे काम की मेज़ की ओर मुड़े। वहाँ कागज़ों के ढेर के ऊपर एक बड़ा लिफाफा रखा था जिस पर डॉक्टर जैकिल की लिखावट में मिस्टर अटरसन का नाम लिखा था। अटरसन ने जैसे ही उसे खोला, कई दस्तावेज नीचे गिर गए। सबसे ऊपर एक वसीयत थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी जैकिल ने कुछ महीने पहले बनाई थी। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव था जिसे देखकर अटरसन दंग रह गए। जहाँ पहले एडवर्ड हाइड का नाम लिखा था, अब वहाँ खुद गैब्रियल जॉन अटरसन का नाम लिखा था। अटरसन ने हैरानी से पहले कागज़ को देखा, फिर पूल को और फिर ज़मीन पर पड़ी हाइड की लाश को। अटरसन बोले, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हाइड इतने दिनों से यहाँ मालिक बनकर बैठा था, वो मुझसे नफरत करता था। जब उसने देखा होगा कि जैकिल ने उसे वसीयत से निकाल कर मेरा नाम लिख दिया है, तो उसने इस कागज़ को फाड़ क्यों नहीं दिया? फिर उन्होंने दूसरा कागज़ उठाया। वो डॉक्टर का लिखा एक छोटा सा नोट था जिस पर आज ही की तारीख लिखी थी। अटरसन चिल्ला उठे, ओ पूल, डॉक्टर आज ही यहाँ थे और जिंदा थे। इतनी जल्दी उनका अंत नहीं हो सकता। शायद वे भाग गए हैं, पर क्यों और कैसे? और अगर वे भाग गए हैं तो क्या हम इस लाश को आत्महत्या मान सकते हैं? हमें बहुत सावधान रहना होगा। कहीं हम अनजाने में अपने मालिक को ही किसी मुसीबत में न डाल दें। पूल ने कहा, सर, आप इस नोट को पढ़ते क्यों नहीं? अटरसन ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा है पूल। ईश्वर करे कि मेरा ये डर गलत साबित हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और उस कागज़ को पढ़ना शुरू किया। अटरसन ने उस नोट को पढ़ा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अटरसन, जब यह खत तुम्हारे हाथों में पहुंचेगा तब तो मैं गायब हो चुका हूँगा। किन हालातों में, ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मेरा दिल और मेरी मौजूदा हालत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरा अंत निश्चित है और बहुत करीब है। अब तुम जाओ और सबसे पहले उस कहानी को पढ़ो जो डॉक्टर लैंडन ने तुम्हें देने के लिए कहा था। और अगर उसके बाद भी तुम पूरी सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरा यह इकबालिया बयान यानी कन्फेशन पढ़ लेना। तुम्हारा अभागा और दुखी मित्र, हेनरी जैकेल। अटरसन ने पूछा, पूल, क्या इसमें कोई और कागज़ भी था? पूल ने जवाब दिया, जी सर, ये रहा। और उसने अटरसन को एक भारी पैकेट थमाया जो कई सालों से सील किया हुआ था। वकील अटरसन ने उसे अपनी जेब में रख लिया और कहा, पूल, मैं इन कागज़ों के बारे में अभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अगर तुम्हारा मालिक भाग गया या उसकी मौत हो चुकी है तो कम से कम हमें उसकी उनकी इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं घर जाकर शांति से इन दस्तावेज़ों को पढ़ूंगा, लेकिन मैं आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगा और तब हम पुलिस को बुलाएंगे। वे लैब का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गए। हॉल में अब भी सभी नौकर चाकर डर के मारे आग के चारों ओर जमा थे। अटरसन उन्हें वहीं छोड़कर अपने दफ्तर की ओर चल दिए ताकि वे उन 2 चिट्ठियों को पढ़ सके जिनमें अब इस पूरे रहस्य का सच छिपा था। डॉक्टर लेनिन की कहानी। 9 जनवरी की शाम मुझे एक रजिस्टर्ड लिफाफा मिला। उस पर मेरे पुराने दोस्त और साथी डॉक्टर हेनरी जैकेल के हाथ की लिखावट थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि हम आपस में चिट्ठियाँ नहीं लिखते थे, बल्कि पिछली रात ही तो मैंने उसके साथ खाना खाया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उसने इतना औपचारिक खत भेजा? जब मैंने उसे खोला तो उसमें जो लिखा था उसने मुझे और भी हैरान कर दिया। 10 दिसंबर 18। प्रिय लेनिन, तुम मेरे सबसे पुराने और सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो। माना कि विज्ञान की कुछ बातों पर हमारे बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से हमारी दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आई। अगर कभी तुमने मुझसे कहा होता कि जैकिल, मेरी जान और सम्मान तुम्हारे हाथ में है, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए अपना हाथ तक कटवा देता। लेकिन आज लेने, मेरी जान, मेरे सम्मान और मेरा मानसिक संतुलन सब तुम्हारी दया पर टिका है। अगर आज रात तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। तुम शायद सोच रहे होगे कि मैं तुमसे कोई बहुत बड़ा या गलत काम करने को कहूँगा, पर तुम खुद ही पढ़कर फैसला कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज रात के अपने सारे काम छोड़ दो, चाहे तुम्हें किसी राजा ने ही क्यों ना बुलाया हो। तुरंत एक टैक्सी लो और इस खत को हाथ में लेकर सीधे मेरे घर पहुँचो। मेरे नौकर पूल को मैंने पहले ही बता दिया है, वो एक ताले वाले के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तुम्हें मेरे कमरे का दरवाज़ा तोड़वा कर अंदर जाना है। वहाँ बाईं ओर शीशे वाली एक अलमारी है जिस पर ई लिखा है। उसे खोलो या उसका ताला तोड़ दो, और ऊपर से चौथी दराज को उसके अंदर रखे सारे सामान के साथ बाहर निकाल लो।
मेरी दिमागी हालत ऐसी है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें गलत रास्ता ना बता दूं, लेकिन तुम सही दराज को उसके सामान से पहचान लोगे। उसमें कुछ पाउडर, एक शीशी और एक हाथ से लिखी हुई डायरी होगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस दराज को वैसे का वैसा ही अपने घर यानी कैवेंडिश स्क्वायर ले जाओ। ये तो काम का पहला हिस्सा था, अब दूसरा हिस्सा सुनो। अगर तुम अभी निकलते हो तो आधी रात से पहले घर पहुंच जाओगे। मैं तुम्हें इतना समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि तब तक तुम्हारे नौकर सो चुके हों। रात के ठीक 12 बजे तुम्हें अपने कमरे में अकेले रहना। उस समय एक आदमी मेरी तरफ से आएगा। उसे खुद अंदर आने देना और वह दराज उसके हवाले कर देना। बस इतना करते ही तुम्हारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। इसके 5 मिनट बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों था। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इनमें से एक भी बात नहीं मानी तो मेरी मौत या मेरे पागलपन के ज़िम्मेदार तुम होगे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी इस विनती को बेकार नहीं समझोगे। फिर भी ये सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है और हाथ काँप रहे हैं कि अगर तुमने मना कर दिया तो क्या होगा। ज़रा मेरी हालत के बारे में सोचो। मैं इस वक्त एक अनजान जगह पर फंसा हूँ और ऐसी मुसीबतों से घिरा हूँ जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर तुम वक्त पर मेरी मदद कर दोगे तो मेरी ये सारी परेशानियाँ एक सपने की तरह गायब हो जाएंगी। मेरी मदद करो मेरे प्यारे दोस्त लैनिन, मुझे बचा लो। तुम्हारा दोस्त HJ। एक और बात, मैंने ये खत बंद कर ही दिया था तभी एक नया डर मन में आया। हो सकता है कि डाक मिलने में देरी हो जाए, यह खत तुम्हें कल सुबह मिले। अगर ऐसा हो तो कल दिन में जब भी तुम्हें ठीक लगे मेरा ये काम कर देना और रात 12 बजे मेरे आदमी का इंतज़ार करना। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और अगर वह रात भी बिना किसी खबर के गुजर गई तो समझ लेना कि तुमने हेनरी जैकल को आखिरी बार देख लिया है। जब मैं जैकिल के घर पहुंचा तो बटलर यानी पूल मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसे भी ठीक उसी समय निर्देशों वाला एक रजिस्टर्ड खत मिला था और उसने तुरंत एक ताले वाले और बड़ई को बुला लिया था। जब हम बातें कर ही रहे थे तब वे दोनों कारीगर भी वहाँ आ गए। हम सब मिलकर पुराने सर्जिकल थिएटर की तरफ बढ़े जहाँ से जैकिल के निजी कमरे में जाने का रास्ता था। दरवाज़ा बहुत मजबूत था और उसका ताला भी बेहतरीन था। बड़ई ने कहा कि अगर दरवाजे को ज़बरदस्ती तोड़ा गया तो बहुत नुकसान होगा। ताले वाला भी उसे खोलने की कोशिश करते करते लगभग हार मान चुका था, लेकिन वह ताले वाला बहुत ही होशियार निकला। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। मैंने ई मार्क वाली अलमारी को ढूंढा जो पहले से खुली हुई थी। मैंने वहाँ से वह दराज निकाली, उसे सुरक्षित रखने के लिए उसमें पुआल यानी स्ट्रॉ भरी, उसे एक चादर में लपेटा और लेकर सीधा अपने घर कैवेंडिश स्क्वायर वापस आ गया। घर पहुंचकर मैंने दराज के सामान की जांच शुरू की। पाउडर, सफ़ेद रंग के दानेदार नमक जैसा यह पाउडर कागज़ों में लिपटा था। इसे देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी दुकान का नहीं बल्कि जैकिल ने खुद अपनी लैब में बनाया है। शीशी, इसमें खून जैसा गहरा लाल तरल पदार्थ भरा था। इसकी गंध बहुत तीखी थी और मुझे लगा कि इसमें फास्फोरस और ईथर जैसी चीज़ें मिली हैं, पर बाकी चीज़ों का मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाया। डायरी, ये एक साधारण नोटबुक थी जिसमें सालों की तारीखें लिखी थी। मैंने गौर किया कि करीब 1 साल पहले ये एंट्रीज अचानक बंद हो गई थी। कहीं कहीं तारीख के बगल में कुछ शब्द लिखे थे जैसे डबल, जो करीब 6 बार आया था। शुरू की एक एंट्री के पास बहुत सारे हैरानी वाले निशानों के साथ लिखा था टोटल फेलर, पूरी तरह नाकाम। ये सब देखकर मेरी उत्सुकता तो बढ़ी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि ये जैकिल के उन अजीब प्रयोगों का हिस्सा है जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन चीज़ों से जैकिल की इज्जत या जान को क्या खतरा हो सकता है। अगर उसका आदमी मेरे घर आ सकता है तो वह खुद जैकिल के घर क्यों नहीं जा सकता था? और अगर कुछ गड़बड़ थी भी तो मुझे उस आदमी से छिपकर क्यों मिलना था? मुझे यकीन होने लगा कि जैकल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। फिर भी मैंने अपने नौकरों को सोने भेज दिया और अपनी सुरक्षा के लिए एक पुरानी रिवॉल्वर लोड कर ली, ताकि अगर कोई खतरा हो तो मैं तैयार रहूं। लंदन की घड़ियों में अभी रात के 12 बजने की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरे दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक हुई। मैं खुद दरवाज़ा खोलने गया तो देखा कि बरामदे के खंभे से सटकर एक छोटे कद का आदमी दुबक कर खड़ा था। मैंने पूछा, क्या तुम डॉक्टर जैकल की तरफ से आए हो? उसने अजीब तरीके से सिर हिलाकर हाँ कहा। जब मैंने उसे अंदर आने को कहा तो उसने अंदर कदम रखने से पहले मुड़कर पीछे अंधेरे में बड़ी गौर से देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पास ही एक पुलिस वाला अपनी लालटेन जलाए आगे बढ़ रहा था। उसे देखते ही मेरा मेहमान घबरा गया और झटपट अंदर आ गया। सच कहूँ तो उसकी इन हरकतों ने मुझे बेचैन कर दिया। जब मैं उसे अपने कमरे की तेज़ रोशनी में ले गया तो मेरा हाथ अपनी रिवॉल्वर पर ही था। अब मुझे उसे साफ साफ देखने का मौका मिला। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। वो कद में छोटा था लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव बहुत ही डरावने थे। वो शरीर से फुर्तीला लग रहा था पर देखने में ऐसा था जैसे वो बहुत कमज़ोर या बीमार हो। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके पास खड़े होने मात्र से मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा हो और मेरी पल्स की रफ्तार गिर रही हो। उस वक्त मुझे लगा कि शायद ये मेरी अपनी नापसंदगी के कारण हो रहा है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसका कारण बहुत गहरा था।
वो आदमी जब से अंदर आया था उसे देखकर मेरे मन में नफरत और जिज्ञासा का एक अजीब मेल पैदा हो गया था। उसने जो कपड़े पहने थे वे किसी साधारण आदमी को जोकर बनाते थे। कपड़े बहुत ही महंगे और अच्छे कपड़े के थे, लेकिन वे उसके नाप से बहुत ज़्यादा बड़े थे। उसकी पतलून पैरों में लटक रही थी और ज़मीन पर न घिसटे इसलिए उसने उसे नीचे से मोड़ रखा था। उसके कोट की कमर कूलों से नीचे जा रही थी और कॉलर कंधों पर फैला हुआ था। अजीब बात यह थी कि उसके इन ढीले ढाले कपड़ों को देखकर मुझे हंसी बिल्कुल नहीं आई, बल्कि उस इंसान के वजूद में ही कुछ ऐसा अजीब, अधूरा और डरावना था कि ये बेढंगे कपड़े उसकी डरावनी शख्सियत पर बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। उसे देखकर मेरे मन में ये सवाल उठने लगे कि आखिर ये आदमी है कौन, ये कहाँ से आया और इसका समाज से क्या रुतबा है। ये सब बातें सोचने में तो बहुत लंबी लगती हैं, लेकिन ये सब मेरे दिमाग में कुछ ही सेकंड्स में कौंध गई। मेरा वह मेहमान गहरी बेचैनी और उत्तेजना से भरा हुआ था। वो चिल्लाया, क्या वो तुम्हें मिल गया? क्या वो तुम्हारे पास है? वो इतना ज़्यादा बेताब था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे झकझोरने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे खून में बर्फ़ जैसी एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने उसे खुद से पीछे हटाया और सख्ती से कहा, सर, आप भूल रहे हैं कि मैं आपको जानता तक नहीं। कृपया बैठ जाइए। उसे दिखाने के लिए मैं खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आवाज़ को उतने ही सामान्य रखने की कोशिश की जितना मैं किसी मरीज़ से बात करते समय रखता हूँ। हालांकि उस वक्त मेरा दिल डर से बैठा जा रहा था। वह कुछ सभ्य लहजे में बोला, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर लैनियन, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी बेसब्री मेरी तमीज़ पर भारी पड़ गई। मैं यहाँ आपके साथी डॉक्टर जैकिल के कहने पर एक बहुत ज़रूरी काम से आया हूँ और मुझे बताया गया था कि वह रुका और अपना हाथ गले पर रखा। मैं देख सकता था कि वह खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह घबराहट के मारे पागल हुआ जा रहा था। मुझे बताया गया था एक दराज के बारे में। उसकी ऐसी हालत देखकर देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और शायद मेरी अपनी उत्सुकता भी बढ़ रही थी। मैंने मेज़ के पीछे ज़मीन पर पड़ी उस दराज की ओर इशारा किया जो अब भी चादर से ढकी थी और कहा, वो रही सर। वह झपट कर दराज की ओर बढ़ा, फिर अचानक रुक गया और अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। सन्नाटे में मुझे उसके दांत किटकिटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका चेहरा इतना डरावना और पीला पड़ गया था कि मुझे उसकी जान और उसके दिमागी संतुलन की फिक्र होने लगी। मैंने कहा, खुद को संभालिए। उसने मेरी तरफ देखकर एक भयानक मुस्कान दी और जैसे हार मानकर आखिरी बार हिम्मत जुटाई हो, वैसे ही झटके से चादर हटा दी। दराज के अंदर का सामान देखते ही उसके मुंह से राहत भरी एक ऐसी चीख निकली कि मैं पत्थर सा जड़ हो गया। अगले ही पल अपनी आवाज़ पर काबू पाते हुए उसने पूछा, क्या आपके पास कोई मापने वाला गिलास है? मैं अपनी जगह से बड़ी मुश्किल से उठा और उसे वह गिलास दे दिया। उसने मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद दिया। फिर उसने सावधानी से उस लाल तरल यानी टिंचर को गिलास में नापा और उसमें एक पुड़िया पाउडर मिला दिया। जैसे ही वह पाउडर घुलने लगा, मिश्रण का रंग बदलने लगा। उसमें से बुलबुले उठने लगे और हल्की फुसफुसाहट जैसी आवाज़ आने लगी। साथ ही गिलास से धुआं भी निकलने लगा। अचानक बुलबुले रुक गए और घोल का रंग गहरा बैगनी यानी पर्पल हो गया, जो धीरे धीरे हल्का होकर पानी जैसे हरे रंग में बदल गया। मेरा मेहमान इन बदलावों पर बहुत गौर से देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए गिलास मेज़ पर रखा और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वो बोला, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप समझदारी दिखाएंगे? क्या आप मुझे ये गिलास लेकर बिना किसी सवाल जवाब के शांति से अपने घर से जाने देंगे, या अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी पर आप पर हावी हो रही है? जवाब देने से पहले सोच लीजिए। अगर आप चाहें तो मैं अभी चला जाऊंगा और आपकी ज़िंदगी वैसी ही रहेगी जैसे पहली थी। आपको कुछ भी नया पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी कमरे में इसी पल आपके लिए ज्ञान और शक्ति के नए रास्ते खुल सकते हैं। यहाँ आपको वो मंज़र देखने को मिलेगा जिसे देखकर शैतान का भी भरोसा डगमगा जाए। मैंने खुद को शांत दिखाते हुए कहा, सर, आप पहेलियाँ बुझा रहे हैं और आपकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन मैं इस अनजान काम में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब इसे बिना पूरा सच देखे नहीं छोड़ सकता। मेहमान ने जवाब दिया, ठीक है लेनिन, याद रखना है कि तुम एक डॉक्टर हो और जो तुम देखोगे उसे गुप्त रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। अब तुम जो हमेशा पुरानी सोच और किताबी बातों से बधे रहे, तुम जिसने हमेशा जादुई चिकित्सा का मजाक उड़ाया, अब अपनी आंखों से देखो। उसने गिलास अपने होंठों से लगाया और एक ही घूंट में पूरी दवा पी गया। पीते ही उसके मुंह से एक चीख निकली। वो लड़खड़ाया और मेज़ को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया और वह बुरी तरह हाँफने लगा। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसमें बदलाव शुरू हुआ। वो फूलने लगा। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसके नक्श पिघल कर बदलने लगे। अगले ही पल मैं डर के मारे चीखते हुए अपनी जगह से उछला और दीवार से जा सटा। मैंने अपना हाथ चेहरे के आगे कर लिया ताकि उस खौफनाक नज़ारे को देख ना सकूं। मेरा दिमाग डर से सुन्न हो चुका था। हे भगवान, मैं बार बार चिल्लाया, क्योंकि मेरी आंखों के ठीक सामने पीला पड़ा हुआ, कांपता हुआ और मौत के मुंह से वापस आए किसी इंसान की तरह हाथ पैर मारता हुआ वहाँ हेनरी जैकल खड़ा था। उसके बाद अगले 1 घंटे तक उसने मुझे जो बताया उसे कागज़ पर लिखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। जो मैंने देखा और सुना उससे मेरी रूह कांप गई।
आज भी जब मैं उस पल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता। मेरी ज़िंदगी की जड़ें हिल गई हैं, मेरी नींद उड़ चुकी है। दिन रात एक भयानक डर मेरे साथ रहता है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे दिन अब गिने चुने हैं और मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। जैकिल ने रोते हुए अपनी बुराई की जो दास्तान सुनाई, उसे याद करके भी मैं सिहर उठता हूँ। अटरसन, मैं बस एक ही बात कहूँगा, जिसे मानना तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। वह जीव जो उस रात रेंगते हुए मेरे घर आया था, वह खुद जैकिल के बयान के मुताबिक वही हाइट था जिसे पूरी दुनिया कैरी का कत्ल मानकर हर कोने में ढूंढ रही है। हेस्टी लैनियन। अगला दृश्य, डॉक्टर जैकिल की अनसुनी कहानी। मेरा जन्म एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मुझे विरासत में अच्छी बुद्धि और मेहनत करने का स्वभाव मिला था। समाज के भले और समझदार लोग मेरी इज्जत करते थे, इसलिए हर कोई यही मानता था कि मेरा भविष्य बहुत शानदार और सम्मानित होगा। लेकिन मेरी छोटी सी समस्या थी। मैं स्वभाव से थोड़ा मौज मस्ती करने वाला और चंचल इंसान था। ये बात कई लोगों के लिए खुशी का कारण हो सकती थी, पर मेरे लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि मैं दुनिया के सामने एक बहुत ही गंभीर, नेक और ऊंचा ओहदा रखने वाला इंसान बने रहना चाहता था। अपनी इसी महान छवि को बचाने के लिए मैंने अपनी छोटी मोटी खुशियों और इच्छाओं को दुनिया से छिपाना शुरू कर दिया। जब मैं बड़ा हुआ और अपनी स्थिति को समझा तो मैंने पाया कि मैं एक दोहरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। वैसे तो मेरी गलतियाँ बहुत मामूली थीं और कोई दूसरा आदमी शायद उन्हें छिपाता भी नहीं, लेकिन मैंने अपने लिए जो ऊंचे आदर्श तय किए थे, उनकी वजह से मुझे अपनी हर छोटी गलती पर बहुत शर्म महसूस होती थी। इसी सोच ने मेरे अंदर अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत गहरी खाई खोद दी। मैं कोई पाखंडी नहीं था। जब मैं दिन की रोशनी में लोगों की भलाई और विज्ञान की खोज में मेहनत करता था, तब भी मैं उतना ही सच्चा था जितना रात के अंधेरे में अपनी छिपी हुई इच्छाओं और मौज मस्ती में डूबते वक्त। मेरे अंदर ये दोनों इंसान पूरी तरह असली थे। संयोग से मेरी विज्ञान की पढ़ाई ने मुझे कुछ ऐसी रहस्यमयी और अनोखी चीज़ों की ओर मोड़ा, जिसने मुझे अपने अंदर चल रहे इस निरंतर युद्ध, यानी अच्छाई और बनाम बुराई का असली कारण समझ आने लगा। हर बीतते दिन के साथ मेरी सोच और गहरी होती गई। मैं उस कड़वे सच के करीब पहुंचता गया जिसने अंत में मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। सच यह है कि एक इंसान एक नहीं बल्कि दो होता है। मैं दो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी खोज अभी यहीं तक पहुँची है। मुझे यकीन है कि भविष्य में दूसरे वैज्ञानिक मुझसे भी आगे निकलेंगे और साबित करेंगे कि इंसान के अंदर दो नहीं बल्कि कई अलग अलग व्यक्तित्वों का बसेरा होता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपने अनुभव से ये सीख लिया था कि मेरे अंदर दो स्वभाव आपस में लड़ रहे हैं। मैं जितना अच्छा था उतना ही बुरा भी था, क्योंकि ये दोनों ही मेरे असली रूप थे। वैज्ञानिक खोज शुरू करने से पहले ही मैं अक्सर एक सपना देखा करता था। क्या होगा अगर इन दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दिया जाए? मैंने सोचा, अगर बुरा हिस्सा अलग पहचान पा ले तो वो अपने तरीके से जिएगा और उसे अपने नेक जुड़वा भाई की नैतिकता या पछतावे का बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। दूसरी ओर नेक इंसान बिना किसी डर या बदनामी की चिंता के अपने अच्छाई के रास्ते पर चल सकेगा। उसे अपने अंदर छिपी बुराई की वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। यह इंसानियत के लिए एक श्राप है कि ये दो बिल्कुल अलग और विरोधी स्वभाव एक ही शरीर में एक साथ बंधे हुए हैं। ये दो जुड़वा भाइयों की तरह हैं जो एक ही दिमाग के अंदर हर पल एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे किया जाए। जब मैं इन विचारों में डूबा हुआ था तभी मेरी प्रयोगशाला में मुझे एक रास्ता नजर आया। मुझे गहराई से ये एहसास हुआ कि ये शरीर जिसे हम इतना ठोस और स्थायी समझते हैं, असल में धुएं की तरह कच्चा और अस्थायी है। मैंने कुछ ऐसे रसायनों यानी एजेंट्स की खोज की जिनमें इतनी शक्ति थी कि वे हमारे शरीर के इस बाहरी चोले को उसी तरह उतार सके जैसे हवा किसी टेंट के पर्दे को उड़ा देती है। मैं यहाँ विज्ञान की बहुत गहराई में नहीं जाऊँगा। इसके दो कारण। पहला, मैंने यह कड़वा सबक सीख लिया है कि इंसान अपनी अच्छाई बुराई का बोझ कभी पूरी तरह नहीं उतार सकता। अगर वह इसे ज़बरदस्ती फेंकने की कोशिश करता है तो ये बोझ और भी भयानक रूप में वापस लौट आता है। दूसरा, मेरी ये खोज अधूरी रह गई थी जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। खैर, मैंने एक ऐसी दवा तैयार कर ली जो मेरी आत्मा की मुख्य शक्तियों को उनके ऊंचे पद से हटा सके और मेरे शरीर को एक नया रूप और चेहरा दे सके। यह नया चेहरा भले ही दूसरों के लिए अजीब था, पर मेरे लिए ये भी उतना ही असली था, क्योंकि ये मेरी आत्मा के उस बुरे हिस्से की परछाई था जिसे मैंने अब तक छिपा रखा था। इस विचार को हकीकत में बदलने से पहले मैं काफ़ी समय तक हिचकिचाता रहा। मुझे पता था कि मैं मौत के साथ खेल रहा हूँ। इतनी ताकतवर दवा जो इंसान की पहचान तक को झकझोर दे, उसकी ज़रा सी भी गलत मात्रा मेरी जान ले सकती थी। लेकिन एक ऐसी अनोखी खोज को आजमाने का लालच मेरे डर पर हावी हो गया। मैंने दवा का घोल पहले ही बना लिया था। फिर मैंने एक बड़े स्टोर से वह खास नमक खरीदा जो इस प्रयोग की आखिरी कड़ी थी। एक मनहूस रात मैंने उन रसायनों को मिलाया। कांच के बर्तन में वे उबलने लगे और उनमें से धुआं निकलने लगा। जब उबाल शांत हुआ तो मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, उस दवा को पी लिया। दवा पीते ही भयानक दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे हड्डियाँ टूट रही हों। जी मिचलाने लगा और मन में ऐसा खौफ बैठ गया जैसे शायद जन्म या मृत्यु के समय भी ना होता हो। फिर धीरे धीरे दर्द कम हुआ
और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बड़ी बीमारी से उठ रहा हूँ। लेकिन अब मैं खुद को बहुत अलग महसूस कर रहा था। यह एहसास नया था और बहुत ही सुखद। मुझे अपना शरीर बहुत हल्का और जवान महसूस हो रहा था। मेरे मन में अजीब सी बेपरवाही और आज़ादी का एहसास था, जैसे समाज के सारे नियम और बंधन टूट गए हों। लेकिन इस नए जीवन की पहली सांस के साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से कहीं ज़्यादा बुरा और दुष्ट हो गया हूँ। अब मैं पूरी तरह अपनी शैतानी इच्छाओं का गुलाम था, और ये सोचकर मुझे एक नशा सा होने लगा। मैंने खुशी में अपने हाथ फैलाए, और तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरा कद छोटा हो गया है। उस समय मेरे कमरे में कोई आईना नहीं था। जो आईना आज यहाँ है, उसे मैंने बाद में ख़ास तौर पर इन्हीं बदलावों को देखने के लिए मंगाया था। रात ढल रही थी और सुबह होने वाली थी। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। मैं जीत की खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। इसलिए मैंने इसी नए रूप में अपने बेडरूम तक जाने का फ़ैसला किया। जब मैं आंगन से गुज़रा, तो ऊपर चमकते तारों को देखकर मुझे लगा जैसे वो मुझे हैरानी से देख रहे हैं, क्योंकि मैं दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसने खुद को इस तरह बदला था। मैं अपने ही घर में एक अजनबी की तरह दबे पाँव गलियारों से गुज़रा, और अपने कमरे में पहुंचकर पहली बार आईने में एडवर्ड हाइट का चेहरा देखा। यहाँ मैं अपनी समझ से एक बात कहना चाहता हूँ। एडवर्ड हाइट का शरीर हेनरी जैकल के मुकाबले बहुत छोटा, दुबला और जवान था। इसका कारण शायद ये था कि मेरी ज़िंदगी का 90% हिस्सा अच्छाई और संयम में बीता था। इसलिए मेरी आत्मा का बुरा हिस्सा यानी हाइट पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था। जहाँ जैकल के चेहरे पर एक चमक थी, वहीं हाइट के चेहरे पर साफ तौर पर बुराई लिखी थी। उस शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अंदर से सड़ा हुआ और बदसूरत है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब मैंने आईने में उस बदसूरत चेहरे को देखा तो मुझे नफरत नहीं हुई, बल्कि मुझे उसे देखकर खुशी हुई और ऐसा लगा जैसे मैं खुद से ही मिल रहा हूँ। मुझे वो चेहरा ज़्यादा असली लगा, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बुराई का चेहरा था। और एक बात मैंने गौर की, एडवर्ड हाइट को देखते ही लोग डर के मारे कांपने लगते थे। इसका कारण यह है कि हर इंसान अच्छाई और बुराई का मिश्रण होता है। लेकिन एडवर्ड हाइट पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान था जो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध बुराई यानी प्योर ईविल से बना था। मैं आईने के सामने बस एक पल के लिए रुका, क्योंकि अभी सबसे ज़रूरी परीक्षा बाकी थी। मुझे ये देखना था कि क्या मैं अपनी असली पहचान खो चुका हूँ, क्या मैं दोबारा जैकेट बन पाऊँगा, या मुझे सुबह होने से पहले इस घर से भागना पड़ेगा जो अब मेरा नहीं रहा। मैं तुरंत अपनी लैब में लौटा, फिर से वो दवा तैयार करके पी ली। एक बार फिर मुझे शरीर के टूटने और बिखरने का वही भयानक दर्द सहना पड़ा, और आखिरकार मैं फिर से हेनरी जैकल के शरीर और चेहरे में वापस आ गया। उस रात मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा था जहाँ से वापसी मुश्किल थी। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये खोज किसी नेक मकसद या भगवान की भक्ति के लिए की होती तो शायद इन दर्दनाक बदलावों के बाद मैं एक राक्षस यानी हाइड बनने के बजाय एक फरिश्ता बनकर निकलता। असल में उस दवा का अपना कोई चरित्र नहीं था। वह दवा तो वैसे एक चाबी थी जिसने मेरी आत्मा की कैद को खोल दिया। वो ना तो अच्छी थी और ना ही बुरी। उसने बस मेरे अंदर छिपे इंसान को बाहर निकाल दिया। उस वक्त मेरी अच्छाई सो रही थी, जबकि मेरी बुराई और ऊंची इच्छाएं पूरी तरह जाग चुकी थीं और बाहर निकलने के लिए तड़प रही थीं। इसलिए जो बाहर आया वो एडवर्ड हाइट था। अब मेरे पास दो रूप थे। एक हाइट जो पूरी तरह से शैतान था, और दूसरा वही पुराना डॉक्टर जैकिल जो अच्छाई और बुराई का मिला जुला रूप था। जैकिल अब भी अधूरा था, लेकिन हाइट पूरी तरह से बुरा था। इस तरह मेरा यह प्रयोग मुझे सुधारने के बजाय पूरी तरह बुराई की ओर ले गया। उस समय भी अपनी पढ़ाई लिखाई और गंभीर ज़िंदगी से मेरी ऊब खत्म नहीं हुई थी। मुझे अब भी मौज मस्ती पसंद थी। लेकिन समस्या ये थी कि मैं बूढ़ा हो रहा था, और समाज में मेरी बहुत इज्जत थी। अपनी इस इज्जत और अपनी दबी हुई इच्छाओं के बीच तालमेल बिठाना मेरे लिए हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। यही वजह थी कि नई शक्ति यानी हाइट बनाने की क्षमता ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। मुझे बस दवा का एक घूंट पीना था और एक पल में मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर जैकिल का शरीर उतार कर एडवर्ड हाइट बन जाना था। उस समय यह सब मुझे एक मजाक जैसा लगता था। मैंने इसके लिए बहुत सावधानी से अलग घर तैयारी की अलग घर। मैंने सोहो इलाके में एक घर किराए पर लिया। वहाँ एक ऐसी नौकरानी रखी जो लालची थी और चुप रहना जानती थी। नौकरों को निर्देश मैंने अपने घर के नौकरों को बोल दिया कि मिस्टर हाइट को मेरे घर में कभी भी आने जाने की पूरी आज़ादी होगी। मैं खुद भी कई बार हाइट बनकर अपने घर गया, ताकि नौकरों को उसकी शक्ल की आदत हो जाए। वसीयत मैंने वह वसीयत तैयार की जिससे आपको यानी अटर्सन को इतनी चिढ़ थी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर जैकिल के रूप में मुझे कुछ हो जाए तो मैं हाइट बनकर अपनी सारी संपत्ति का मालिक बना रहूं। अब मैं पूरी तरह सुरक्षित था। पुराने ज़माने में लोग अपराध करने के लिए गुंडे किराए पर रखते थे ताकि वे खुद बचे रहें, लेकिन मैं अपनी मौज मस्ती के लिए खुद को ही गुंडा बना लेता था। मैं दुनिया के सामने एक शरीफ और सम्मानित डॉक्टर बना रहता, और पल भर में इन सब बंदिशों को उतार कर फेंक कर आज़ादी के समंदर में गोता लगा लेता। मेरे लिए सुरक्षा एकदम पक्की थी। सोचिए, एडवर्ड हाइट का तो कोई कानूनी वजूद ही नहीं था। अगर मैंने हाइट बनकर कोई जुर्म किया भी तो मुझे बस अपनी लैब तक पहुंचना होता और 2 सेकंड में दवा पीनी होती। ऐसा करते ही एडवर्ड हाइट आईने पर जमी भाप की तरह गायब हो जाता,
और उसकी जगह कमरे में शांति से अपनी पढ़ाई करता हुआ डॉक्टर जैकिल मिलता, जिस पर कोई शक करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने बताया, हाइड बनकर मैं जिन सुखों की तलाश में निकला था वो अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे एडवर्ड हाइड के हाथों वे खुशियाँ राक्षसी हरकतों में बदलने लगी। जब मैं अपनी उन यात्राओं से लौटकर वापस जैकिल बनता, तो मैं खुद हैरान रह जाता था कि मैंने ऐसा कैसे किया। यह हाइड, जिसे मैंने अपनी ही आत्मा से पैदा किया था, पैदाइशी दुष्ट और अपराधी था। उसका हर विचार सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में था। उसे दूसरों को तकलीफ देने में जानवरों जैसा मज़ा आता था। वो पत्थर की तरह बेरहम था। हेनरी जैगल कभी कभी हाइड की हरकतों को देखकर दंग रह जाता था, लेकिन उसे लगता था कि वह खुद दोषी नहीं है, दोषी तो सिर्फ हाइड है। जैकिल को लगता था कि उसकी अपनी अच्छाई तो अभी भी वैसी ही है, और वह अक्सर हाइड की गलतियों को पैसों या भलाई से सुधारने की कोशिश करता था। इस तरह जैकिल का ज़मीर सोता रहा। मैं उन घिनौनी बातों की गहराई में नहीं जाऊंगा जो मैंने या हाइड ने की। मैं तो बस उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनसे मेरी तबाही शुरू हुई। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार मैंने हाइड के रूप में एक छोटे बच्चे के साथ बहुत क्रूरता की, जिसकी वजह से लोग मेरे दुश्मन बन गए। उस दिन जब मैंने बच्चे को चोट पहुंचाई तो भीड़ बहुत गुस्सा हो गई थी। उनमें आपके एक रिश्तेदार यानी मिस्टर एनफील्ड भी थे। डॉक्टर और बच्चे के परिवार वाले भी वहाँ गए। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वह मुझे मार ही डालेंगे। आखिर में उन्हें शांत करने के लिए मुझे यानी हाइड को उन्हें अपने घर तक लाना पड़ा और डॉक्टर जैकिल के नाम का चेक काट कर देना पड़ा। इस खतरे से बचने के लिए मैंने बाद में हाइड के नाम से एक अलग बैंक खाता खुलवा लिया और अपनी लिखावट बदलकर उसके जाली दस्तखत भी तैयार कर लिए। मुझे लगा कि अब मैं कानून की पहुंच से बाहर हूँ। लेकिन सर डैनवर्स की हत्या से करीब 2 महीने पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी रूह कँपा दी। मैं रात को हाइड बनकर बाहर गया था और देर रात घर लौटकर सो गया। अगली सुबह जब मैं जागा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली और अपने कमरे के शानदार फर्नीचर बिस्तर के पर्दों को देखा। मुझे पता था कि मैं जैकिल के आलीशान कमरे में हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था कि मैं यहाँ नहीं, बल्कि सोहो के उस छोटे और गंदे कमरे में हूँ जहाँ हाइड रहता था। मैं मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि नींद में मेरा दिमाग कैसे अजीब वहम पाल रहा है। मैं भी इन्हीं ख्यालों में था कि तभी मेरी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। डॉक्टर जैकिल का हाथ, जैसा कि आपने अक्सर देखा है, बड़ा साफ सफ़ेद और सुंदर। लेकिन उस समय की हल्की रोशनी में चादर के बाहर जो हाथ मुझे दिख रहा था वह दुबला पतला और सांवला था। उसकी हड्डियाँ उभरी हुई थी और उस पर घने काले बाल उगे हुए थे। वह एडवर्ड हाइड का हाथ था। मैं बिना दवा पिए ही सोते सोते हाइड बन चुका था। मैं करीब आधे मिनट तक सुन्न होकर अपने उस डरावने हाथ को देखता रहा। फिर अचानक मेरे सीने में डर की ऐसी लहर उठी जैसे कोई शोर मचाता हुआ बड़ा सा घंटा बजा। मैं बिस्तर से उछला और भागकर आईने के सामने खड़ा हो गया। आईने में जो दिखा उसे देखकर मेरा खून बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मैं रात को हेनरी जैकल बनकर सोया था, लेकिन सुबह एडवर्ड हाइड बनकर जगा था। मेरे मन में सवाल उठा, ऐसा क्यों हुआ? और फिर उससे भी बड़ा डर, अब मैं वापस ठीक कैसे होऊंगा? सुबह हो चुकी थी और नौकर जाग चुके थे। मेरी सारी दवाइयाँ लैब में थीं। वहाँ पहुँचने के लिए मुझे 2 सीढ़ियाँ उतरकर गलियारे से होते हुए और खुले आंगन को पार करके जाना था। मैं अपना चेहरा तो छिपा सकता था, लेकिन अपने इस छोटे कद और शरीर को कैसे छिपाता? तभी मुझे याद आया कि मेरे नौकर मिस मेरे इस दूसरे रूप यानी हाइड को घर में आने जाने देखते रहने के आदी थे। मैंने जल्दी से जैकिल के वे ढीले ढाले कपड़े पहने जो मुझ पर आ सकते थे और घर से बाहर निकल गया। मेरे नौकर ब्रैड शॉ ने मिस्टर हाइट को सुबह सुबह ऐसे अजीब हुलिया में देखकर हैरानी जताई, पर मैं तेज़ी से लैब पहुंचा। 10 मिनट बाद दवा पीकर मैं फिर से डॉक्टर जैकिल बन चुका था। मैं नाश्ते की मेज़ पर जाकर बैठ गया, लेकिन मेरा मन बहुत परेशान था और मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। नाश्ते की मेज़ पर बैठे हुए मैं अपनी इस दोहरी ज़िंदगी के बारे में बहुत गंभीरता से सोचने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दीवार पर मेरी बर्बादी लिखी हो। मैंने गौर किया कि पिछले कुछ समय से मेरे अंदर का वह बुरा हिस्सा यानी हाइट बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। मुझे यहाँ तक लगने लगा था कि अब हाइट का शरीर कद में भी थोड़ा बढ़ गया है, और उस रूप में मुझे अपने शरीर में खून का बहाव ज़्यादा तेज़ महसूस होता था। मुझे एक बड़ा खतरा साफ दिखने लगा। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरी अच्छाई और बुराई का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। मुझे डर था कि कहीं मेरी अपनी मर्ज़ी से बदलने की शक्ति खत्म ना हो जाए और मैं हमेशा के लिए एडवर्ड हाइड बनकर न रह जाऊँ। दवा का असर भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। शुरुआत में तो ये एक बार ये दवा बिल्कुल नाकाम रही थी। उसके बाद मुझे कई बार दवा की खुराक यानी डोज़ दुगनी करनी पड़ी, और एक बार तो अपनी जान जोखिम में डालकर तिगनी खुराक लेनी पड़ी थी। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। शुरू शुरू में मुश्किल ये थी कि जैकिल के शरीर से छुटकारा कैसे पाकर हाइड बना जाए, लेकिन अब मुसीबत ये थी कि वापस जैकिल कैसे बना जाए। सब कुछ इसी ओर इशारा कर रहा था कि मैं धीरे धीरे अपने अच्छे और असली रूप यानी डॉक्टर जैकिल को खो रहा हूँ और हमेशा के लिए उस बुरे राक्षस यानी हाइड में बदलता जा रहा हूँ। अब मेरे पास केवल दो रास्ते थे और मुझे किसी एक को चुनना ही था। हालांकि जैकिल और हाइड दोनों की यादें एक ही थी, पर उनकी सोच और ताकत एकदम अलग थी। जैकिल जो अच्छाई और बुराई का मिश्रण था,
कभी डर के साथ तो कभी बड़े उत्साह के साथ हाइड की रोमांचक दुनिया का आनंद लेता था। लेकिन हाइड को जैकिल की कोई परवाह नहीं थी। वह जैकिल को बस एक ऐसी सुरक्षित गुफा की तरह समझता था जहाँ वह कोई भी जुर्म करके छिप सकता था। जैकिल का हाइड के प्रति लगाव एक पिता जैसा था जो अपने बिगड़ैल बेटे की फिक्र करता है, लेकिन हाइड का बर्ताव उस बेटे जैसा था जिसे अपने पिता की कोई परवाह नहीं। मेरे सामने चुनाव ये था, जैकिल को चुनना। इसका मतलब था उन सभी बुरी इच्छाओं और आज़ादी को हमेशा के लिए छोड़ देना जिन्हें मैं लंबे समय से गुपचुप तरीके से पूरा कर रहा था। हाइड को चुनना, इसका मतलब था अपनी इज्जत, अपनी पढ़ाई, अपने दोस्तों और समाज को हमेशा के लिए छोड़कर एक नफरत किया जाने वाला अपराधी बन जाना। यह सौदा बराबरी का नहीं था। अगर मैं जैकिल बनता तो मुझे अपनी इच्छाओं को मारकर तड़पना पड़ता, लेकिन अगर मैं हाइड बन जाता तो मुझे यह एहसास तक नहीं होता कि मैंने क्या खोया है, क्योंकि हाइड के अंदर कोई भावना ही नहीं थी। मेरी ये उलझन वैसी ही थी जैसी दुनिया के हर उस इंसान की होती है जो पाप और पुण्य के बीच फंसा होता है। और अंत में मैंने भी वही किया जो ज़्यादातर कमज़ोर इंसान करते हैं। आखिरकार मैंने बेहतर रास्ता चुना। मैंने डॉक्टर जैकिल बने रहना स्वीकार किया। मैंने उन तमाम सुखों, उस जवानी और उस आज़ादी को अलविदा कह दिया जो मुझे हाइट बनकर मिलती थी। लेकिन शायद मेरे मन के किसी कोने में अब भी लालच बाकी था, क्योंकि ना तो मैंने सोहो वाला वो घर छोड़ा और ना ही हाइट के कपड़े फेंके। वे अब भी मेरी अलमारी में तैयार रखे थे। 2 महीने तक मैं अपनी कसम पर टिका रहा। मैंने बहुत ही नेक और अनुशासित जीवन जिया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ मेरा डर कम होने लगा। मेरा मन फिर से उस आज़ादी के लिए तड़पने लगा, और अंत में एक कमज़ोर पल में मैंने हार मान ली और एक बार फिर वो दवा तैयार करके पी ली। जैसे एक शराबी शराब पीते वक्त उसके खतरों को भूल जाता है, वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने ये नहीं सोचा कि इतने दिनों तक कैद रहने के बाद मेरे अंदर का शैतान और भी भूखा और खूंखार हो गया होगा। दवा पीते ही मुझे महसूस हुआ कि इस बार मेरी बुराई पहले से कहीं ज़्यादा बेकाबू और उग्र है। उस रात मेरी मुलाकात उस बेचारे बूढ़े यानी सर डैनवर्स से हुई। जब वो मुझसे बड़ी विनम्रता से बात कर रहा था तो मेरे अंदर के शैतान को न जाने की चिढ़ होने लगी। मैंने उस पर अपनी लाठी से तब तक प्रहार किया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मैंने ये कत्ल ठीक वैसे ही किया जैसे कोई चिड़चिड़ा बच्चा गुस्से में अपना खिलौना तोड़ देता है। मैंने खुद को उन सभी इंसानी भावनाओं से दूर कर लिया था जो मैं बुराई करने से रोकती हैं। मेरे लिए वो छोटा सा गुस्सा भी पूरी तरह से हैवान बनने के लिए काफ़ी था। उस पल मेरे भीतर जैसे नरक का कोई शैतान जाग गया। मुझे पागलपन सवार हो गया और मैं उस मासूम शरीर को तब तक पीटता रहा जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गया। हर प्रहार के साथ मुझे एक क्रूर आनंद मिल रहा था। लेकिन जब मैं थक गया तो अचानक मेरे दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। धुंध छट गई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। मैं वहाँ से भागा। एक तरफ मुझे अपनी इस ताकत पर गर्व महसूस हो रहा था, तो दूसरी तरफ डर के मारे मेरी रूह काँप रही थी। मैं भागकर सोहे वाले घर पहुँचा और सबूत मिटाने के लिए अपने सारे कागजात जला दिए। फिर मैं सड़कों पर निकल पड़ा। मेरा दिमाग बटा हुआ था। एक हिस्सा उस जुर्म की याद में खुश था, तो दूसरा हिस्सा अपने पीछे आते पुलिस के कदमों की आहट सुन रहा था। जब मैं हाइड के रूप में लैब पहुंचा तो मेरे होठों पर एक नफरत भरा गीत था। मैंने दवा तैयार की और उस मरे हुए आदमी का मजाक उड़ाते हुए उसे पी लिया। दवा पीते ही जब दर्द शुरू हुआ और मैं वापस हेनरी जैकल बना तो मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। मेरे मन से बुराई का पर्दा फट चुका था। मुझे अपना पूरा जीवन याद आने लगा। बचपन में पिता का हाथ पकड़कर चलना और फिर डॉक्टर बनने के लिए की गई कड़ी मेहनत, और अब उस मेहनत का अंत इस भयानक कत्ले से हुआ था। मैं चीखना चाहता था। मैं अपनी यादों में बसे उस खून और शोर को मिटाने के लिए बार बार प्रार्थना की, लेकिन उन प्रार्थनाओं के बीच भी मुझे उस पाप का डरावना चेहरा दिखाई दे रहा था। फिर भी एक बात की खुशी थी। अब हाइट का बाहर आना नामुमकिन था, क्योंकि अगर वह बाहर आता तो पुलिस उसे पकड़कर फांसी दे देती। मुझे लगा कि अब मैं हमेशा के लिए जैकिल के रूप में ही कैद रहूँगा, और मैंने इस कैद को बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लिया। अगले दिन पूरे शहर में खबर फैल गई। सर डेनवर्स की हत्या एक बड़ी घटना बन चुकी थी। हर कोई कातिल हाइट को ढूंढ रहा था। यह सिर्फ एक जुर्म नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जिसने मुझे फंसा दिया था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये जानकर खुशी हुई। मुझे लगा कि अब फांसी का डर मुझे सुरक्षित रखेगा, क्योंकि अब मैं कभी हाइट बनने की हिम्मत नहीं करूँगा। जैकिल का रूप अब मेरे लिए एक सुरक्षित पनागा था। अगर हाइट एक पल के लिए भी बाहर दिखता तो पूरी दुनिया उसे जान से मारने के लिए टूट पड़ती। मैंने कसम खाई कि मैं अपनी पिछली गलतियों को सुधारूंगा। आपने खुद देखा है कि पिछले 1 साल में मैंने कितनी मेहनत की। मैंने गरीबों और दुखियों की मदद की और अपनी इज्जत वापस कमाई। मेरा जीवन शांति से बीत रहा था और मुझे इस सादगी में मज़ा भी आने लगा था। लेकिन मेरे अंदर अब भी वह दोहरापन मौजूद था। जैसे जैसे उस कत्ल का डर कम होने लगा, मेरे अंदर का वह बुरा हिस्सा जिसे मैंने जंजीरों में जकड़ रखा था आज़ादी के लिए छटपटाने लगा। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं फिर से हाइट बनना चाहता था। उस ख्याल से ही मेरी रूह काँप जाती थी। लेकिन मैं जैकिल के रूप में ही फिर से उन पुरानी छोटी मोटी और छिप कर की जाने वाली बुराइयों की तरफ आकर्षित होने लगा। एक मामूली पापी इंसान की तरह मैं अपने लालच के सामने हार गया।
हर चीज़ की एक हद होती है, और मेरे छोटे मोटे पापों ने आखिरकार मेरे धैर्य का प्याला भर दिया। उस दिन मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। जनवरी का एक साफ और सुहावना दिन था। मैं रीजेंट्स पार्क में धूप सेकते हुए एक बेंच पर बैठा था। हवा में हल्की सी महक थी और पक्षी चहचहा रहे थे। बैठे बैठे मैं अपनी पुरानी यादों में खो गया। मेरा मन थोड़ा सुस्त था और मैं खुद को दूसरों से बेहतर समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं अपने पड़ोसियों से कितना महान हूँ, वे कितने आलसी हैं और मैं कितनी समाज सेवा करता हूँ। ठीक उसी पर जब मैं इस घमंड में डूबा हुआ था, अचानक मेरे पेट में मरोड़ उठी। मुझे भयानक मतली महसूस हुई और पूरा शरीर जानलेवा तरीके से कांपने लगा। जब यह थरथराहट रुकी तो मुझे लगा जैसे मैं बेहोश होकर उठाऊं। पर अब मेरी सोच बदल चुकी थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत और दरिंदगी आ गई थी। मुझे अब किसी कानून या बंधन की परवाह नहीं थी। मैंने नीचे अपने हाथों की ओर देखा। मेरे कपड़े मेरे शरीर पर ढीले पड़कर लटक रहे थे, क्योंकि मेरा कद छोटा हो गया था। मेरे घुटने पर रखा हाथ अब सांवला, सख्त और काले बालों से भरा हुआ था। मैं बिना दवा पिए ही फिर से एडवर्ड हाइट बन चुका था। एक पल पहले मैं एक सम्मानित, अमीर और सबका प्यारा डॉक्टर था, जिसके लिए घर पर गर्म खाना इंतज़ार कर रहा था। और अगले ही पल मैं एक ऐसा जानवर बन गया था जिसका पूरी दुनिया पीछा कर रही थी। एक बेघर कातिल, जिसके नसीब में सिर्फ फांसी का फंदा था। मेरा दिमाग चकरा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अक्सर गौर किया था कि हाइट के रूप में मेरी सोचने की शक्ति और भी तेज़ हो जाती है। जहाँ जैकिल शायद डर के मारे हार मान लेता, वहाँ हाइट ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। मेरी दवाइयाँ मेरी लैब की अलमारी में बंद थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ कैसे। लैब का दरवाज़ा बंद था। अगर मैं घर के मुख्य रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता तो मेरे अपने ही नौकर मुझे पहचान लेते और पुलिस को बुलाकर मुझे फांसी पर चढ़वा देते। मुझे समझ आ गया कि मुझे किसी और की मदद लेनी ही होगी। तभी मुझे अपने पुराने दोस्त डॉक्टर लेनिन का ख्याल आया। लेकिन मुसीबतें कम नहीं थी। अगर मैं सड़कों पर पुलिस से बच भी गया तो लेनिन के सामने इस डरावने रूप में कैसे जाऊंगा। एक अनजान और बदसूरत अजनबी यानी हाइट भला एक मशहूर डॉक्टर को इस बात के लिए कैसे राज़ी करेगा कि वह डॉक्टर जैकिल के निजी कमरे की तलाशी ले। तभी मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। मुझे एहसास हुआ कि भले ही मेरा शरीर बदल गया था, लेकिन मैं जैकिल की लिखावट में लिख सकता था। जैसे ही मुझे ये रास्ता सूझा, मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठी। मैंने अपने ढीले ढाले कपड़ों को जैसे तैसे संभाला और एक टैक्सी रोककर पोर्टलैंड स्ट्रीट के एक होटल पहुंचा। मुझे संयोग से उसका नाम याद आ गया था। मेरी शक्ल और कपड़े देखकर ड्राइवर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने गुस्से में उसे ऐसी नज़रों से देखा और दांत पीसे कि उसकी हंसी हवा हो गई। यह ड्राइवर के लिए अच्छा ही था, वरना अगले ही पल मैं उस पर हमला कर देता। होटल पहुंचते ही मैंने नौकरों को इतना डरा दिया कि वे कांपने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी आंखों में आंखें डाल सके। उन्होंने चुपचाप मुझे एक अलग कमरा दिया और लिखने का सामान ला कर दिया। उस वक्त हाइड मौत के डर से एक पागल जानवर की तरह व्यवहार कर रहा था। वो गुस्से से भरा हुआ था और किसी का भी कत्ल करने के लिए तैयार था। लेकिन वह चालाक भी था। उसने अपनी नफ़रत को काबू में किया और दो ज़रूरी चिट्ठियाँ लिखीं। एक मेरे दोस्त लेनिन के लिए और दूसरी मेरे नौकर पूल के लिए। लेकिन वे खत रजिस्टर डाक से भेजे ताकि पता रहे कि वे पहुंच गए। उसके बाद वह सारा दिन कमरे में आग के पास बैठकर अपने नाखून कुतरता रहा। उसने अकेले ही डर के साय में खाना खाया। जब रात हुई तो वह एक बंद टैक्सी में बैठकर शहर की गलियों में इधर उधर घूमता रहा ताकि पकड़ा ना जाए। मैं उसे वह कह रहा हूँ क्योंकि मैं उसे मैं नहीं कह सकता। उस नरक की औलाद यानी हाइड में इंसानियत का नामो निशान नहीं था। उसके अंदर सिर्फ डर और नफरत बची थी। जब उसे लगा कि ड्राइवर को शक हो रहा है तो वह टैक्सी से उतर गया और रात के अंधेरे में पैदल ही निकल पड़ा। उस वक्त उसके अंदर भावनाओं का एक भयानक तूफान चल रहा था। वह यानी हाइड सड़कों पर तेजी से भाग रहा था, डर के मारे खुद से बड़बड़ा रहा था। वह सुनसान रास्तों से छिपकर निकल रहा था और आधी रात होने का इंतजार कर रहा था। रास्ते में एक महिला ने उससे कुछ बात की तो उसने बिना किसी बात के उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मार दिया। वो बेचारी डर कर भाग गई। जब मैंने लेनिन के घर जाकर दवा पी और होश में आया तो मैंने अपने पुराने दोस्त की आंखों में अपने लिए भयानक नफरत और डर देखा। शायद उस बात का मुझ पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन जो नफरत मैं खुद से कर रहा था उसके आगे वह कुछ भी नहीं थी। अब मेरे अंदर एक बड़ा बदलाव आ चुका था। अब मुझे फांसी पर चढ़ने का इतना डर नहीं था जितना दोबारा हाइट बन जाने का खौफ था। लेनिन मुझे जो खरी खोटी सुना रहे थे वो मुझे किसी धुंधले सपने की तरह सुनाई दे रही थी। उसी बेहोशी और सपने जैसी हालत में मैं किसी तरह अपने घर पहुंचा और बिस्तर पर गिर गया। दिन भर की उस दिमागी और शारीरिक थकान की वजह से मुझे ऐसी गहरी नींद आई कि डरावने सपने भी उसे नहीं तोड़ पाए। अगली सुबह जब मैं जागा तो मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था और कांप रहा था, लेकिन मेरा दिमाग शांत था। मुझे अब भी अपने अंदर सोए हुए उस शैतान यानी हाइट के विचार से नफरत हो रही थी। मैं कल के खतरों को भूल चुका था। सॉरी, भूला नहीं था, लेकिन कम से कम अब मैं अपने अपने घर में अपनी दवाइयों के सुरक्षित घेरे में था। अपनी जान बच जाने की खुशी मेरे मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण की तरह चमक रही थी। नाश्ते के बाद मैं अपने आंगन में ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। मुझे लगा सब ठीक है, पर अचानक मेरा शरीर फिर से वैसे ही कांपने लगा जैसे बदलाव के समय होता था।
मेरे पास भागकर कमरे तक जाने का भी समय नहीं बचा और देखते ही देखते मैं फिर से हाइड बन गया। इस बार जैकिल बनने के लिए मुझे दवा की दुगनी खुराक लेनी पड़ी। लेकिन अफसोस, सिर्फ 6 घंटे बाद जब मैं चुपचाप के सामने बैठा था, वही दर्द फिर शुरू हो गया। मुझे फिर से दवा लेनी पड़ी। अब मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई सर्कस का कलाकार बहुत मेहनत करके खुद को संभाले रखता है। बस दवा के असर से ही मैं जैकिल रह पाता था। दिन हो या रात, मेरे शरीर में हर समय एक अजीब सी थरथराहट बनी रहती थी। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अगर मैं अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे एक पल के लिए भी झपकी ले लेता, तो जागने पर खुद को हाइट के रूप में पाता। ना सो पाने की मजबूरी और पकड़े जाने के लगातार डर ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं बुखार से तपते हुए किसी कमज़ोर इंसान की तरह हो गया था, जिसका मन और शरीर दोनों जवाब दे चुके थे। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी, हाइट का खौफ। अब बदलाव का दर्द भी कम होने लगा था, जिसका मतलब था कि मेरा शरीर हाइट बनने का पूरी तरह आदी हो चुका था। जैकिल की हालत अब बदतर हो चुकी थी। उनका मन डरावने ख्यालों और नफरत से भरा रहता था। जैसे जैसे जैकिल कमज़ोर पड़ते जा रहे थे, हाइट की ताकत उतनी ही बढ़ती जा रही थी। अब जैकिल और हाइट एक दूसरे से उतनी नफरत करते थे जितनी कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन से करता है। जैकिल के लिए हाइड अब एक ऐसा राक्षस था जो कि न केवल घिनौना था, बल्कि वह जैकिल के शरीर में एक जिंदा मुर्दे की तरह फंसा हुआ था। जैकिल को ये सोचकर घबराहट होती थी कि उनके शरीर की धूल और हड्डियां भी एक ऐसे शैतान के इशारे पर नाच रही हैं जिसका अपना कोई वजूद नहीं होना चाहिए था। वो शैतान यानी हाइड जैकिल के शरीर के अंदर कैद था, उनके फेफड़ों से सांस लेता था और हर कमज़ोर पल में बाहर निकलने के लिए झटपटाता था। वहीं दूसरी तरफ हाइड को जैकल से एक अलग ही किस्म की नफरत थी, मजबूरी की नफरत। हाइड को जैकल के शरीर में वापस लौटना पसंद नहीं था, लेकिन फांसी के डर से उसे छिपने के लिए जैकिल बनना ही पड़ता था। बदले की भावना। वह जैकिल को परेशान करने के लिए बंदरों जैसी हरकतें करता था। वह जैकिल की किताबों पर अपशब्द लिख देता, उनकी ज़रूरी चिट्ठियाँ जला देता और यहाँ तक कि जैकिल के पिता की तस्वीर भी उसने तोड़ दी थी। अगर हाइड को अपनी जान जाने का डर ना होता तो वह जैकिल को तबाह करने के लिए खुद को भी खत्म कर लेता। लेकिन अजीब बात यह है कि वह मरना नहीं चाहता था। हाइड को अपनी ज़िंदगी से इतना लगाव था कि वो मौत के नाम से कांपता था। जैकिल कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि वह राक्षस मौत से कितना डरता है, तो उसे ज़िंदा रहने का कितना जुनून है, तो मुझे नफ़रत के साथ साथ उस पर थोड़ी दया भी आती है। इस कहानी को बहुत लंबा खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। इतना जान लीजिए कि मैंने जो दर्द सहा है, वैसा आज तक किसी इंसान ने नहीं सहा होगा। धीरे धीरे इस नरक की मुझे आदत सी हो गई थी, और मैंने मान लिया था कि मेरी ज़िंदगी अब ऐसी ही रहेगी। शायद ये सज़ा कई सालों तक चलती, लेकिन अब एक ऐसी मुसीबत आ गई जिसने मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उस जादुई दवा को बनाने के लिए मैं जिस खास नमक का इस्तेमाल करता था, उसका स्टॉक अब ख़त्म होने लगा था। मैंने बाज़ार से नया नमक मंगवाया, दवा तैयार की, लेकिन दवा का वह रंग नहीं बदला जो बदलना चाहिए था। जब मैंने उसे पिया तो उसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। आप मेरे नौका पुल से पूछ सकते हैं कि मैंने उस खास नमक की तलाश में पूरे लंदन की दुकानें छनवा मारी, लेकिन सब बेकार रहा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि दवा बनाने के लिए मैंने जो सबसे पहला नमक खरीदा था, उसमें अनजाने में कोई अशुद्धि मिली हुई थी। उसी रहस्यमयी मिलावट की वजह से ये दवा काम कर रही थी। करीब एक हफ्ता बीत चुका है। मेरे पास उस पुरानी दवा का बस थोड़ा सा हिस्सा बचा था, जिसके असर से मैं ये आखिरी खत लिख पा रहा हूँ। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो ये आखिरी बार है जब हेनरी जैगल अपनी खुद की सोच में डूबा है या आईने में अपना असली चेहरा देख पा रहा है। तो अब गम की वजह से कितना बदल गया है। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर राइट को इस खत का पता चला तो वह गुस्से में इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन शायद इसकी खुदगर्जी उसे ऐसा करने से रोक दे, क्योंकि अब मौत का डर हम दोनों के सिर पर मंडरा रहा है। अब से आधे घंटे बाद जब इस दवा का असर खत्म होगा तो मैं हमेशा के लिए उस नफरत भरे राक्षस यानी हाइड में बदल जाऊंगा। मुझे पता है कि उसके बाद मैं इसी कमरे में एक जानवर की तरह डर के मारे चक्कर लगाता रहूँगा और हर आहट को सुनकर कांपता रहूँगा। अब आगे क्या होगा? क्या हाइड को पुलिस पकड़कर फांसी दे देगी, या क्या उसमें इतना साहस होगा कि वो फांसी से पहले खुद अपनी जान ले ले? ये तो भगवान ही जाने। अब मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे लिए यही मेरी मृत्यु का असली क्षण है। इसके बाद तो जो कुछ भी होगा, वो मुझसे जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ अपनी कलम नीचे रखता हूँ और इस खत को सील करता हूँ। इसी के साथ इस बदनसीब हेनरी जैकल की ज़िंदगी का अंत होता है, समाप्त। तो दोस्तों, द स्ट्रेंज केस ऑफ मिस्टर डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड का नॉवल ये आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के किसी और नॉवल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।